दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी क्विक रिवीजन सीरीज के आधुनिक भारत के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। क्लास यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस में आपके ज्यादातर क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पूरी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में से भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इस सीरीज में हमारा टारगेट क्या होता है, कम समय में मैक्सिमम टॉपिक कवर करें, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करें। तो चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन करिए। और अगर इस बुक से भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम प्रश्न क्या है। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था कब? तो यहाँ पर दिया गया है लाहौर सत्र में। देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था 1928 में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसको कि हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में हमारी जो मांग थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की। नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था ब्रिटिशर्स को। बोला गया था कि ये हमारी नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, हम 1 साल तक का समय आपको देते हैं। लेकिन आप सभी को पता है ब्रिटिशर्स ने नेहरू रिपोर्ट को कंसल्ट ही नहीं किया, 1 साल तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। 1 साल बीत गया, दिसंबर 1929 आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दिसंबर 1929। अब दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, कहां पर, लाहौर में। ठीक है, और लाहौर के इस सेशन को प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर कहते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आज से हमारी जो डिमांड है वो है पूर्ण स्वराज की। ठीक है, और आने वाली 26 जनवरी को, मतलब हम 1930 की बात कर रहे हैं, आने वाली 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नारा है वो है पूर्ण स्वराज का। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसी में बोला गया था कि हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। देखिए, जब गांधी जी के दांडी मार्च की बात करते हैं तो आपको पता है ये एक मार्च है जो कहां से कहां आपका होता है, साबरमती से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है, दांडी में। ठीक है, तो ये 12 मार्च को स्टार्ट होता है आपका, और ये आपका 6 अप्रैल को खत्म होता है। तो 24 दिन का ये पूरा मार्च होता है। तो देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ की थी कहां से, साबरमती से। ठीक है, और गांधी जी ने कहा था कि अब मैं साबरमती आश्रम तब लौटूंगा जब मैं भारत को क्या, स्वतंत्रता दिला दूंगा। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो आपको पता है दांडी की बात करें, साबरमती की बात करें तो ये सब आपका गुजरात में आता था। तो गुजरात के लोगों ने ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। किसमें, नमक सत्याग्रह में। ठीक है, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं, दांडी के तट पर महात्मा गांधी नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है,
दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित घटना कौन सी थी? साइमन कमीशन का आगमन। आप सभी को पता है साइमन कमीशन को 1927 में ही अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर क्लास आपने हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा है तो 1919 में एक एक्ट आता है जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, जिसमें कि क्या कहा जाता है कि 10 साल बाद एक कमीशन बिठाया जाएगा जो कि 1919 में जो भी आपके रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन को बिठाया जाएगा। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में ही कहा गया था। तो 10 साल पूरा होने के पूर्व ही 1927 में ही साइमन कमीशन बना दी जाती है। और आपको पता है साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे और साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में उनको घायल हो जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, हर एक पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न बना है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज याद रखिएगा। पेपर में पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। यहाँ पर आपको पता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में पार्टिसिपेट? इसलिए क्योंकि उस समय भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसी कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन वहां पर जब लंदन में ये बैठक चल रही रहती है तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी है इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर वही नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने का क्या फायदा? ठीक है, मेजॉरिटी वाली पार्टी ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फोन घुमाया गया इरविन को और बोला गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए। तो इरविन ने क्या किया? भाई ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, चलो चलो गांधी जी से मिलते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है, और इसमें तय हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद महात्मा गांधी गए, सरोजनी नायडू गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 मार्च 1931 को हुआ समझौता, क्या कहलाता है? गांधी इरविन समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, उस पर अब पॉज लगेगा, ठीक है। देखिए क्लास एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया है, जब हम आज सहयोग आंदोलन की बात कर रहे थे, आज सहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। हम किसी भी तरीके से अब ब्रिटिशर्स का सहयोग नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब अब हम जो गलत लॉज बने हुए हैं उनको हम ब्रेक करेंगे। गांधी जी ने सबसे पहले नमक कर आंदोलन जब किया तो सबसे पहले नमक जो कर लग रहा था वो कानून को तोड़ा उन्होंने नमक बना के, क्योंकि सॉल्ट टैक्स लिया जा रहा था। आपको अगर सॉल्ट का कंजप्शन करना था तो आपको ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ रहा था इतनी छोटी सी चीज के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले इस लॉ को तोड़ा। इसी तरीके से बोला गया जितने भी गलत लॉ है, ठीक है, जितने भी लैंड रेवेन्यूज लिए जा रहे हैं गलत तरीके से आप मत दीजिए। आप गवर्नमेंट ऑफिसेस को जो भी है आप होल्ड करें, कोई पोजीशन आपको छोड़ना आप छोड़ दीजिए। आप किसी भी ऐसे लॉ को जो कि गलत है उसको ना मानने को बोला गया, मत मानिए आप उसको, सविनय अवज्ञा करिए उस चीज की, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, अवज्ञा करिए। इसके पहले वाला जो था वो नॉन कॉर्पोरेट, सहयोग मत दीजिए, अब की बार कह दिया अवज्ञा कर दीजिए, मानिए ही मत, तोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि इससे भी थोड़ा सा बड़ा फेस होगा। चलिए इतनी चीज समझ में आ रही होगी। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका
किसने निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता है कि गांधी इरविन समझौता राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले हुआ था और उस समझौते में क्या क्या चीजें बोली गई थी। इसमें बोला गया था कि ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है उस पर पॉज लगेगा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि जो लोग हमारे जो देशवासी हैं जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर किसी भी क्रांतिकारी घटना में जो शामिल नहीं है, उनको आप लोग रिहा करिए। ठीक है, सॉइल टैक्स को खत्म करिए, जो भी इलीगल टैक्स है उसको खत्म करिए। तो कुछ ऐसे समझौते हुए थे गांधी और इरविन के बीच में। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। गांधी तथा इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ये भी चीज याद रखिएगा, क्लास प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था किसने? यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन हुआ था 1931 में, उसको किसने प्रिसाइड किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मैं एक चीज और बताऊं आपको, प्रश्न में कई बार पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो आप बताइए, बरदौली सत्याग्रह में मिली थी। बरदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को उस समय सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारूपित किया था किसने? यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात किसने की थी? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लास एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक कार्यक्रम के बारे में, इकोनॉमिक प्लान के बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में भी। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है परीक्षा में, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट कब दिया था? तो महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट जो है वो कराची सेशन में दिया था। तो 1931 का कराची सेशन, जिसको कि प्रिसाइड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया था किसके द्वारा? कम्युनल अवार्ड की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, किसके द्वारा घोषित किया गया था? रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। अभी मैं आपको बताऊंगी। अगस्त 1932 के रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था किसके लिए? अनटचेबल के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कम्युनल अवार्ड में। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमान, सिखों और अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था किसके अगेंस्ट? कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था क्योंकि रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का डिक्लेरेशन कर दिया था। क्लास यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, जैसे हम जब भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, हम पृथक निर्वाचन की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए। 1909 की पहले बात करते हैं। 1909 की बात मैं कर रही हूं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहाँ पर मिंटो आपको पता है उस समय वॉइस रॉय है और जो मॉर्ले है वो सेक्रेटरी है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई। किसके लिए की गई? मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। तो पूछा जाता है कि किसने पाकिस्तान की नींव रखी? तो 1909 के जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था उसने पाकिस्तान की नींव रख दी, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट लाके पृथक
पृथक निर्वाचन ला के। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये पृथक निर्वाचन है क्या? पृथक निर्वाचन मैंने आपको पहले भी समझाया, एक बार और समझाऊंगी मैं। अब ऐसे सपोज करिए कोई एक एरिया है ए, इस ए एरिया में मेजॉरिटी में आपके मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लीडर्स आपके खड़े होंगे वो मुस्लिम होंगे, ठीक है। और इन मुस्लिम लीडर्स को खाली जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम इलेक्टोरेट है, वही वोट करेंगे। समझ में आ रहा? पृथक निर्वाचन, यहां पर एक मुस्लिम लीडर, आपके मुस्लिम लीडर्स खड़े होंगे और इस मुस्लिम लीडर को वोट देने का अधिकार भी खाली मुस्लिम्स के पास होगा। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। जब हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं तो यहां पर आपका मुस्लिम लीडर खड़ा होगा, ठीक है। अभी भी लीडर मुस्लिम ही खड़ा होगा, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार सबके पास होगा, हिंदू के पास भी, मुस्लिम के पास भी, क्रिश्चियन के पास भी। तो ये आपका ज्वाइंट इलेक्टोरेट होता है। समझ में आ गया होगा ये चीज। तो 1909 में पहली बार मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में पृथक निर्वाचन की बात की गई, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। इसी तरीके से जब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन की बात की गई, किसके किसके लिए? सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए की गई और इंडियन यूरोपियंस के लिए की गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1909 में मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, 1919 में सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और इंडियन यूरोपियंस के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अब जब 1932 आया आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर गया। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि दलितों के लिए भी, अनटचेबल्स के लिए भी पृथक निर्वाचन आप लेके आइए। रामेसे मैकडॉनल्ड ने कहा हम कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं, हम इनको भी पृथक निर्वाचन देते हैं। लेकिन गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि अब आप हिंदुओं को भी बांट रहे हैं। अगर पहले तो आपने जाति के बेसिस पे बांटा सबको, कास्ट के बेसिस पे, अब आप हिंदुओं को भी बांट रहे हैं, इसमें अनटचेबल्स को आप पृथक निर्वाचन देंगे, तो मैं अब इसको नहीं स्वीकार कर सकता हूं। तो आपको पता है जब गांधी जी वापस भारत लौटे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी ने जेल में ही रहकर आमरण अनशन किया। इन्होंने कहा जब तक कि कम्युनल अवार्ड वाली बात वापस नहीं ली जाती तब तक मैं कुछ भी खाऊं पीऊंगा नहीं, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर जब भारत आए तो बी.आर. अम्बेडकर से कहा गया कि आप प्लीज इसको मत, आप सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की ये जो है इसको आप प्लीज मत एक्सेप्ट करिए। तो यहाँ पर बोला जाता है पहले तो वो उसके लिए डिसएग्री हुए, लेकिन बाद में एक पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट में कुछ चीजें बोली गई जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सुन लीजिए। पूना पैक्ट में क्या बोला गया, जो नंबर ऑफ सीटें पहले दलित्स के लिए रिजर्व थी वो थी 71, अब उन सीटों को हम बढ़ाकर 148 टोटल सीटें दलित्स के लिए रिजर्व करेंगे, जिसपे कि एक दलित लीडर ही खड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इन सीटों पे दलित लीडर ही अपॉइंट होगा, ठीक है, वही खड़ा होगा, लेकिन उसको वोट हर कोई करेगा। ये चीज याद रखिएगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के थ्रू वोटिंग होगी, वोट करने का अधिकार सबके पास होगा और वहां पर खड़ा होगा एक दलित लीडर ही उस सीट पे मिलेगी उसको। तो यहाँ पर 71 को 148 कर दिया गया, जो कि मद्रास में 30 हो गई, बॉम्बे और सिंध में देखेंगे 25, पंजाब में 8, बिहार उड़ीसा में 18, सेंट्रल प्रोविंस में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और यूनाइटेड प्रोविंस में 20 सीटें। तो टोटल 148 सीटें रिजर्व कर दी गई थी दलित के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेचर की अगर हम बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, तो 18% जो सीटें थी वो भी रिजर्व कर दी गई थी डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो पूना पैक्ट में ये दोनों क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा क्लास। अब पेपर में प्रश्न पूछता है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। मैंने आपको बता दिया 71 से बढ़ाकर इसको 148 कर दी गई और सेंटर में 18% सीटों को रिजर्व कर दिया गया दलित के लिए। आगे देखते हैं, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया। उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आपको पता है दोनों ही सही है आपका। श्री बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कि हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं।
पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने आपको बता दिया कब हस्ताक्षर हुआ है, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, जिस पर कि गांधी जी के जो समर्थक थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था, स्वयं गांधी जी ने नहीं किया था। एक बार परीक्षा में यह पूछा था कि पूना पैक्ट हुआ तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में था, लेकिन पूना पैक्ट पे क्या गांधी जी के हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है? तो नहीं, ये चीज याद रखिएगा। अगर पूना पैक्ट में हस्ताक्षर की बात करेंगे तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का हस्ताक्षर है, मदन मोहन मालवीय जी का और श्री राजा गोपालचारी का। ये इतनी चीजें आप याद रखेंगे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। तो सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लास हम लोग बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड। यहां पर भी ये चीज याद रखिएगा। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक नेशनल पार्टी थी जो कि पॉलिटिकल मुद्दे को डिस्कस कर रही थी। तो सोशल इश्यूज थे जिसको डिस्कस करने के लिए एक पार्टी की जरूरत थी, और ये आपकी आती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका की गठन कब होता है? पेपर के लिए याद रखिएगा 1934 में, ठीक है, 1934 याद रखिएगा, इसका गठन होता है। और फाउंडर कौन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, फिर मेरे साथ बोलिए, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। गठन कब हुआ है? 1934 में हुआ है, ठीक है। और बाद में स्वतंत्रता पाने के बाद 1948 में ये पार्टी आपकी डिसॉल्व भी कर जाती है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक पटना में हुई थी, कहां, कब? 1934 में, जो कि मैंने आपको बता दिया। पटना भी याद रखिएगा, ठीक है, पटना भी। फिर एम.एन. रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टाभी पिल्ले तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? मैंने आपको बताया, आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक थे कौन? जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था किसने? जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने। सब हमने डिस्कस कर लिया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब 1937 में चलते हैं। 1937 का समय आ गया है। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। कहां पर? पंजाब में। अच्छा, इसको डिस्कस करने के पहले ना मैं कुछ चीजें और पहले डिस्कस कर लेती हूँ, फिर प्रश्नों पे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास, 1937 का ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है। ये जो ब्लू रंग का और इधर रेड, जो भी आपके हाइलाइटेड एरियाज है ना, ये वाले, ये आपके 11 प्रोविंस थे जहां पर इलेक्शन लड़ा गया था। अच्छा, 1937 का जो इलेक्शन था ना, वो किस में बोला गया था कि ये इलेक्शन होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बोला गया था कि इलेक्शन होने वाला है, और 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ था, जो कि आपके कौन कौन से थे? मद्रास था, ठीक है, इधर आप देखेंगे सेंट्रल प्रोविंस था, फिर इधर देखेंगे तो बिहार उड़ीसा हो गया, इधर आपका यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम हो गया, इधर बंगाल हो गया, इधर देखिए असम हो गया, इधर बंगाल हो गया, इधर सिंध हो गया, इधर पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इन सारे 11 प्रोविंस में 1937 में आपका इलेक्शन होता है, और ये किस में बोला गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहां पर जब हम देखेंगे 1937 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 760 सीट जीतती है। अगर हम टोटल सीट देखेंगे, प्रोविंशियल सीट्स कितनी थी, तो वो 1585 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 707 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। 109 सीट जो है वो मुस्लिम लीग जीतती है, और 101 सीट जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है, जिसके की लीडर कौन थे? सिकंदर हायत खान। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब क्लास यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं 1937 के इलेक्शन से, वो याद रखिएगा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जो ब्राउन से कलर से शेड है,
ये जो ब्राउन कलर वाले जो एरियाज हैं ये प्रिंसली स्टेट को शो कर रहे हैं। और प्रिंसली स्टेट में 1937 में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन इन 11 प्रोविंस में हुआ था। ठीक है, कितनी सीटों के लिए हुआ था? 1585 सीटों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। और कितनी जीती थी? 707। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रश्नों को। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। नहीं, इसके पहले ये वाली स्लाइड थी ना। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। कहां पर? पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था किस एक्ट के थ्रू? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, ये भी पता है आपको। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की थी। कहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी? बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, मुंबई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, वो कौन सा था? असम में नहीं मिली थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, असम में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? कहां कहां इनको मेजोरिटी में मिली थी बहुमत? वो था आपकी पांच जगह। अभी हम डिस्कस करेंगे। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था मध्य प्रांत में, उड़ीसा में। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। बिहार में बनाई थी, मद्रास में बनाई थी, उड़ीसा में बनाई थी। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, वो कौन सा था? वो आपका पंजाब था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कहां बना था? 6 प्रांतों में बना था, 6 प्रोविंस में बना था। 1937 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुआ, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था? 28 माह का। 28 माह बाद, 28 मंथ बाद जो कांग्रेस है वो रिजाइन कर देती है। क्यों रिजाइन करती है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और उस समय का जो वाइसरॉय रहता है लॉर्ड लिंथगो, वो क्या डिक्लेयर कर देता कि भारत भी ब्रिटिशर्स के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है आज भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आईएनसी है, और आईएनसी से एक बार भी वाइसरॉय ने नहीं पूछा कि क्या भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहती है कि नहीं। बिना हमारी जानकारी में, बिना हमसे डिस्कस किए आपने क्यों डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगी। इसके विरोध करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है और मात्र 28 मंथ तक ही इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करती है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में मनाया। क्यों मनाया मुक्ति दिवस? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था। देखिए क्लास, यहाँ पर जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जो फाइनल रिजल्ट था 1937 के इलेक्शन का, वो आपका फरवरी 1937 में आ जाता है। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। द एक्सेप्शन वेयर बंगाल, वेयर द कांग्रेस वाज नेवरथलेस द लार्जेस्ट पार्टी, बंगाल में नहीं बनती है, हमने डिस्कस किया। पंजाब, सिंध, असम, कुछ ऐसी जगह थी जहां पर बहुमत में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं उभरती है, बहुमत में ये पार्टी नहीं आती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और मैंने आपको बता दिया है उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिंथगो था, जिसने की नवंबर 1939 में डिक्लेयर कर दिया इस समय कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, भारत पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसके विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन कर देती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए, कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारी कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। किसको? यूपी स्पेशल का ये प्रश्न बनता है रफी अहमद किदवई को, याद रखिएगा। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट का सही कालानुक्रम है पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर
मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। यहाँ पे ये याद रखिएगा, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये सब रिपोर्ट किस लिए आई थी? बस वो दिखाना चाह रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी किस तरीके से शोषण कर रही है और ये हमेशा से एक हिंदू पार्टी रही है। अब देखते हैं 1938 के बारे में। 1938 के हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में, याद रखिएगा। हरिपुरा बोलना चाहिए मुझे, हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ये कहां पर है? हरिपुरा आपका गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर हरिपुरा सेशन में एक चीज आपको और याद रखनी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1938 के जब हरिपुरा सेशन की बात हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हरिपुरा गुजरात में है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसी में आपके नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी गठन हुआ था, जिसके की अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। 1938 के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन होता है 1939 में, उसमें भी किसे चुना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा सेशन के बाद जो त्रिपुरी सेशन होता है उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है 1939 में, ठीक है। लेकिन बाद में वो रिजाइन कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहां पर है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो अब आप मुझसे, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किन दो सेशंस को प्रिसाइड किया है, तो आप क्या बताएंगे? हरिपुरा सेशन जो कि गुजरात में था 1938 में, और 1939 में कुछ समय के लिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी सेशन को प्रिसाइड किया है जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बाद में ये रिजाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, वो कौन सा सेशन था? त्रिपुरी सेशन था, ठीक है। और पट्टाभी सीतारमैया किसके वो थे, मतलब किसकी चॉइस थे? वो गांधी जी की चॉइस थे कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया जी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी जी के सपोर्ट होने के बाद भी जीतता कौन है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं। और बाद में इसी सेशन में सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं 1940 में, याद रखिएगा। तो पूछता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं, जब सुभाष चंद्र बोस आपके रिजाइन कर देते हैं तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं, ये याद रखिएगा। हराया इन्होंने किसको था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और इनके रिजाइन करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है एक एक पॉइंट। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह क्या था? कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह जिसने देखा, वो कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने भी जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। अब आगे देखते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? क्लास ये याद रखिएगा, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं 1940 में। याद रखिएगा, ये पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी मतलब बटर लगाना, ठीक है। बटलर किसके किसके बीच में लगाएगी? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए बटर लगाएगा बटलर कमेटी, ठीक है। तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का 1927 में गठन किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ये भी 1927 में हुआ था, ठीक है। इसका जो पहला सेशन था वो कहां पर हुआ था? वो मुंबई में हुआ था।
1927 में, याद रखिएगा पहला सेशन मुंबई में हुआ था। 1939 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी 1939 में, ये याद रखिएगा। भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष 1939 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। वह भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ था कब? 1947 में। आपको पता है जो भी आपके प्रिंसली स्टेट थे वो आपके कब मर्ज किए, उनका विलय कब हुआ? जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ज्यादातर प्रिंसली स्टेट भारत को ज्वाइन करते हैं और जो नहीं ज्वाइन करते हैं उनको फिर ज्वाइन कराया जाता है। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था वो कौन कौन से थे आपके? वो जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी वो कौन था? वो पंजाब था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देशी राज्यों में यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था किसका? हैदराबाद का। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी। तो यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग देना। मैंने आपको बताया उस समय जो वाइस रॉय था ललित को, उसने तो डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ रहेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, कहा कि आपने हमसे पूछा नहीं, हम रिजाइन करते हैं। ठीक है, इस डिसीजन के अगेंस्ट जाकर हम इसको रिजाइन करते हैं, छोड़ देते हैं। और 1929 में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था अब तो हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको स्वराज डोमिनियन नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पर क्या है और बोला भी क्या गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय तभी आपका सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देंगे, तभी हम अब आपका सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो आश्वासन देते नहीं है, बार बार अभी देंगे, ऑफर देंगे, जिसको हम अगस्त ऑफर कहते हैं। क्रिप्स मिशन आएगा कि इंडिया मतलब मदद करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये लोग कहेंगे कौन सा डोमिनियन स्टेटस? वो तो हमने नेहरू रिपोर्ट में बोला था, तुम लोग सुने नहीं थे, 1 साल का समय दिए थे। ठीक है, तो अभी देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसरॉय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। आपको पता है 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया और मुस्लिम लीग ने उसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और क्यों किया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनको बोला गया था, ये चीज मैंने आपको बता दी है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त कब हुआ था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो पाकिस्तान टर्म का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली द्वारा व उनके मित्रों द्वारा किया गया था। अगर पाकिस्तान की बात करें हम, इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान टर्म का यूज किया था वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान ये आपको दिख रहा है, पी यहाँ पे स्टैंड करता था पंजाब एरिया को, ए मतलब अफगानिस्तान, के कश्मीर, एस सिंध और तान मतलब बलूचिस्तान। तो इन सारे एरियाज को, प्रोविंस को मिलकर पाकिस्तान आपका पाकिस्तान बना था। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने इस तरीके से इस वर्ड को लिखा था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, फिर सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, या वाक्य किसने बोला था? ये सर मोहम्मद इकबाल द्वारा बोला गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन देखते हैं। वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं वो।
उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी एकदम सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। मुस्लिम के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी कब? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने पहली बार पृथक देश की मांग की थी। तो देखिए प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? मोहम्मद इकबाल द्वारा। या फिर इस तरीके से पूछ ले, किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1940 में, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और कहां पर हुआ था 1940 का आपका अधिवेशन? ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? खालिकुंज मा ने रखा था, ठीक है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ठीक है, स्वीकार कब किया गया था, मान्यता कब दी गई थी, वो आपका था 1940 का लाहौर सेशन। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, किसमें? लाहौर में। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया वो कौन सी तिथि थी? वो थी आपकी 23 मार्च 1943, ठीक है, 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा रहा है, और जिन जिन तरीके से एक ही प्रश्न को कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में वो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न यहीं से बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे ये आपको पता है। क्लास में फिर आपसे एक बात कहूंगी, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना वो सेम है, ठीक है। तो आपका जब सिलेबस सेम है तो हो सकता है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा दे, या फिर पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दे। मैं हमेशा कहती हूँ कान इस तरीके से पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात सेम ही है, इसी कान को हम पकड़ रहे हैं, हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं चाहे सीधे पकड़ रहे हैं। तो अगर आपने अपने सिलेबस को एक बार पढ़ा है अच्छे से तो प्रश्न हल होगा, और अगर सिलेबस को पढ़ने के बाद भी प्रश्न नहीं हल हो रहा है तो 90% स्टूडेंट जो उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनसे भी वो प्रश्न नहीं हल होगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मैं कहती हूँ एक बार सिलेबस पढ़ो, एक बार पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ और मॉक टेस्ट दे दे के रिवाइज करते रहो। बस अपने तरफ से तैयारी एकदम पूरी रखो। उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो जो पेपर तुमको मिल रहा है वही पेपर हर बच्चे को मिल रहा है, और अगर तुमने अपनी पढ़ाई सिंसियरली कंप्लीट की है और तुमसे वो प्रश्न तब भी नहीं लग रहा है तो ज्यादातर बच्चों से वो प्रश्न नहीं लगेगा। अब यहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस मैटर करेगा, ठीक है, कि तुम्हें अपने पे कितना विश्वास है कि मैं किस तरीके से अपने दिमाग का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। और ये दिमाग का प्रयोग अपनी नॉलेज ना तभी अप्लाई कर पाओगे जब मॉक टेस्ट दिए रहोगे, ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्व किए रहोगे। पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे और टेस्ट नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होती है पेपर में स्टूडेंट्स को। तो टेस्ट भी लगाना अब शुरू करो, कहीं से भी लगाओ, जितने क्वेश्चन हल कर पाओ करो। पास्ट ईयर्स का पेपर उठा लो, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, आरओ एआरओ का उठाओ, पीसीएस का भी उठा के कर लो। बस पढ़ो, समय मत बर्बाद करो। चलो समय नहीं बर्बाद करूंगी। चलो, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जब हम बात करें तो यहाँ पे जो पहले जिन सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, याद रखिएगा, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए क्लास, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था। उसके बाद फिर महात्मा गांधी से बोला गया कि समय आ गया एक और नए आंदोलन की शुरुआत करने के। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अभी एक बहुत बड़े आंदोलन को ना शुरू करके हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। यहाँ पर एक लीडर अपने आंदोलन को स्टार्ट करेगा, सत्याग्रह को स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले कौन थे? आपके विनोबा भावे थे, ठीक है, जो कि गांव में जा जाके स्पीच देते थे, लोगों को अवेयर करते थे, उनको अपने साथ जोड़ते थे। और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, ठीक है।
भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अब क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें क्लास, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप याद रखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, बोल दिया गया भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। भारत ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपने हाथ खड़ा करते हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका सपोर्ट किया था, आपने भारत में रॉलेट एक्ट लगा दिया, जलियांवाला बाग कांड कर दिया, ठीक है। आप हम पे क्या कर रहे हैं? शोषण करते जा रहे हैं, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, और हम आपका सपोर्ट कर, हम नहीं करेंगे। पहले ये आश्वासन दो कि भारत को स्वतंत्र कर दोगे, तो अब ये तो भाई खुजली करने लगे बाल, ऐसे कैसे भारत को स्वतंत्र कर दे? तो कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करिए, डोमिनियन स्टेटस हम आपको देंगे, ठीक है, हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, डोमिनियन स्टेटस देंगे। अगस्त ऑफर आ रहा है, ऑफर, उसमें कई ऑफर रहेंगे, बस आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए और युद्ध खत्म होने दीजिए। हम एक काउंसिल का गठन करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान बनाएंगे आपको, और आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो ये कहते हैं नहीं, हमको नहीं चाहिए। फिर क्रिप्स मिशन आता है, तो उसमें भी यही बोला जाता है, लेकिन अभी भी नहीं मानेंगे सब। देखियो, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थी। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, ठीक है, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, स्वतंत्रता है। अगर आप चाहें तो भारत के संघ में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं, कोई प्रिंसली स्टेट कि वो भारत संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता, तो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। ये सब चीजें किसमें बोली गई? क्रिप्स मिशन में बोली गई थी। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भारतीय राज्य, यहाँ पे देखिए प्रांत, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकते हैं। वो चाहे तो भारत में आए, भारत संघ में ना आए, ना चाहे तो ना आए। जब हमारा संविधान लिखा गया तो क्या बोला गया? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भारत के हिस्से हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई क्या कि जब कोई स्टेट आए, कहे यूपी आके कहे कि भाई हमको आज भारत का हिस्सा नहीं बना, हम अलग यूनाइटेड प्रोविंस कहलाएंगे, फिर से नहीं, आप नहीं छोड़ के जा सकते संघ को, नहीं, सेंटर को आप छोड़ के नहीं जा सकते। अब हम बंधे हुए हैं, भले हम अलग अलग स्टेट्स में हैं, लेकिन हम बंधे हुए हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हमारे यहाँ जो ये है, जो ये सेंटर है, ये जो बंधा है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो ये चीज अब हमारे संविधान में है। तो चलिए, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। रह सकता है भाई, देखो क्यों, कहाँ एकता ला रह सकता है, किसने बोला गया? क्रिप्स मिशन ने बोला गया। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। ये किसने बोला था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। लास्ट क्लास में मैंने आपको जब मैंने ये बोला था, जब मैंने आपको पढ़ाया था 1929 का लाहौर सेशन, और मैंने आपसे कहा था कि अब डोमिनियन स्टेटस जो कि नेहरू रिपोर्ट में बोली गई, उस पर कहा गया हटो, हमको नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज है हमारा मांग, ठीक है। तो अब 1929 में ही जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, तो अब आप इतने समय बाद आप कह रहे हो कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है, अब तो उसकी तारीख ही निकल गई। तो यहाँ पर इसको महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने शायद फ्लो में जवाहरलाल नेहरू बोल दिया था, तो प्लीज आप उसको सही करिएगा। लास्ट क्लास में मैंने शायद बोल दिया था कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। ये चीज मैंने गलत मेरे मुंह से निकल गई है, ठीक है, उसको आप करेक्ट करिए। पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने बोला था। क्यों बोला था, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था, ठीक है, वो आपको पता है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है किसने? लॉर्ड लिंथगो ने कहा है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब उस समिति के जो वर्धा सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वर्धा के अध्यक्षता की थी, ठीक है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये वर्धा में पारित हुआ था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, लॉर्ड वेवल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के में जिस मैदान में पारित हुआ वो कौन सा था? वो ग्वालियर टैंक था। याद रखिएगा क्लास, सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये जुड़ा है किस आंदोलन से? ये जुड़ा है क्विट इंडिया मूवमेंट से। अब समय आ गया है करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में, ठीक है, जिसको कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने समान श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। क्लास यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे अभी तक हर मूवमेंट को कोई ना कोई लीडर क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। लेकिन अब क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने कहा कि हर इंसान जो भी भारत के वासी हैं सब अपने में एक लीडर है और आप सब इस मूवमेंट को लीड करिए। अभी तक क्या होता था? कोई भी लीडर जब आपका मूवमेंट आंदोलन अपने पीक पे पहुंचता था तो जो मेन लीडर्स होते थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, अभी क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जो मेन लीडर है उनको क्या किया जाएगा? अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब लोगों में एक उत्साह जाग गया था, लोगों को आंदोलन करने आ गया था। तो इस मूवमेंट में हर इंसान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक छोटे से छोटे बच्चा, एक बड़े से बड़ा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी, मेरे कहने का मतलब है एक औरत, सबने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि अब हर कोई इस मूवमेंट को लीड कर रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इन सभी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ना ही हिंदू महासभा ने किया था, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने किया था। किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, A.K. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था किसने? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये लगातार 6 वर्ष तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम आजाद ने। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों में भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो देखिए क्लास, यहाँ पर ये प्रश्न इस तरीके से था जिसमें कि आपके कई ऑप्शन दिए थे और उन सारे ऑप्शंस को यहाँ पर लिख दिया गया। तो जब प्रश्न आएगा तो आपको हल उसका आ जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन पता चल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था किसने? उषा मेहता ने। ये सारे प्रश्न पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उषा मेहता का संबंध किस आंदोलन के साथ है, तो आप याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था किसने? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, रेडियो प्रोग्राम इन्होंने प्रसारण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम था? लुई फिशर था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी
पत्रकार। तो देखिए प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था? लुई फिशर था। फिर पूछ लिया गया लुई फिशर जो था वो एक अमेरिकी पत्रकार था। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। यहाँ पर कथन कारण पे बेस्ड प्रश्न था। लॉर्ड लिंथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो यहाँ पर दोनों ही सही है। ये एक व्यापक आंदोलन था, यहाँ पर हर वर्ग, ज्यादातर वर्ग के लोग शामिल थे, मैंने आपको बताया, ठीक है, हर उम्र के लोग शामिल थे और यहाँ पर इस आंदोलन को हर कोई इसका नेतृत्व कर रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, कहां से? मुंबई से। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, कहां पर? आगा खान पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे कौन? हजारीबाग में किन को गिरफ्तार किया गया? तो ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, शिव कुमार और रामानंद को। तो यूपी में अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, यह भी बिहार पीसीएस का प्रश्न है, मुंगेर। तो अगर आप इसको भी छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी कब? ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आपको पता है जितने भी मेन लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर गतिविधियां की थी इन्होंने, ठीक है, छुप के मतलब। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे पटना में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। ये बिहार में पूछे गए प्रश्न है बिहार पीसीएस में, तो अगर आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जो भी बिहार से रिलेटेड है थोड़ा सा। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो क्लास यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देर होगी इस आंदोलन से। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, ये एकदम सही है, लेकिन आर आपका रीजन जो है वो गलत है। फिर कथन कारण पे बेस्ड प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक बनी वो कौन सा था? वो भारत छोड़ो आंदोलन था। अरुणा आसफ अली की जब हम बात करते हैं तो मैं फिर आपको बताऊंगी, ज्यादातर जो लीडर्स थे वो आपके अरेस्ट हो गए थे। अरुणा आसफ अली इन्होंने क्या किया, ये टैंक पर चढ़ी और इन्होंने झंडा फैलाया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब आपको लग रहा होगा क्या मतलब एक छोटा सा काम है? नहीं, छोटा सा काम नहीं है। जहाँ पे सारे आपके बड़े बड़े लीडर्स ना अरेस्ट हो रहे हैं, वहां पर एक लेडी जाकर टैंक पे जाकर झंडा फैला दे रही है, एक बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। किसी चीज का डर नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक बनी वो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए कितना एक ही तरीके का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, कहां पर? पैरेलल गवर्नमेंट कहां फॉर्म हो गई थी? बलिया और सतारा में। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पे हुआ था? कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में त्रिपुरी सेशन से इन्होंने रिजाइन दिया और फिर आगे चल के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। INA दिमाग की उपज थी और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके दिमाग की उपज थी? तो ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। INA का मानसिक पुत्र कहा जाता है किसे? ज्ञानी प्रीतम सिंह को तथा मेजर
आईवाची फुजीवारा को, ठीक है, याद रखिएगा। INA भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आजाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन थे? तो वो मोहन सिंह थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और INA किसके दिमाग की उपज पूछी जाती है? तो वो भी मोहन सिंह की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलाया में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था किसने? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। कुछ याद आया? कमेंट बॉक्स में बताइए रास बिहारी बोस के बारे में और इसके पहले किस घटना में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, बताइएगा किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं रास बिहारी बोस। मैंने आपको बताया था रास बिहारी बोस और घोष में मत कंफ्यूज होइएगा। चलिए थोड़ा सा हिंट दिया है। जब हम घोष की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, INC सेशन को घोष प्रिसाइड कर रहे हैं, रास बिहारी घोष, और ये बोस हैं जो एक क्रांतिकारी हैं। तो कौन सी घटना में इन्होंने सहयोग दिया था? कौन सी घटना हुई थी? थोड़ा सोचिए। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यकाल स्थित था रंगून में, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, वो कौन था? वो आपके राशिद अली द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुरदयाल सिंह प्रेम सहगल मोहन सिंह शाहनवाज में से आजाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था, वो कौन थे? वो थे मोहन सिंह थे, ठीक है। देखिए क्लास, ये सारे प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? तो भूलाबाई देसाई ने की थी, ठीक है। अभी देसाई लियाकत पैक भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा ये वही भूलाबाई देसाई हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे जो वकील थे उनकी अध्यक्षता की थी। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी पैरवी नहीं की थी। भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू उसमें सम्मिलित थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर P लॉरेंस ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत में कौन सा मिशन आया था? वो आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था किसमें? कैबिनेट मिशन में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास, सारे क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, आपका क्विक रिवीजन भी हो रहा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन हमारा मेन टारगेट है। तो मैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, और मैं एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को एक बार डिस्कस करूंगी। वो क्विक रिवीजन सीरीज की एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम पूरा मॉडर्न इंडिया पूरा रिवाइज करेंगे। जल्दी जल्दी सारे इवेंट्स को, कहां से क्या प्रश्न बनता है क्या नहीं बनता, सब रिवाइज करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, उसको प्रिसाइड किसने किया था, क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों में से गठित था। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, नाम याद रखिएगा सबका। कैबिनेट मिशन में जो लोग थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में से इसका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी नहीं थे। 3 सदस्य आपके कौन कौन से थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी
भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध किस चीज से है? तो ये आपका कैबिनेट मिशन से है। देखिए, कैबिनेट मिशन में अभी भी पार्टीशन की बात नहीं की गई थी, भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी। जब माउंटबेटन प्लान की बात हम करेंगे तब वहां पर भारत के विभाजन की बात हम करेंगे, ठीक है, वो बाद में। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर बंटवारे की बात नहीं की गई थी, यहाँ पर विभाजन की बात नहीं की गई थी कैबिनेट मिशन में। इसका मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी, याद रखिएगा। वह जिसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर्स सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो यहाँ पर वो सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। ये किसमें बोला गया था? ये कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था 1946 में। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है, इसमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था, वो कौन था? किसने कैबिनेट मिशन प्लान को सपोर्ट किया था? वो थे महात्मा गांधी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, वो थे आपके अब्दुल कलाम आजाद। मैंने आपको बताया है, इन्होंने लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही हो, साथ ही साथ आपके लिए ये क्लास उपयोगी भी हो, ठीक है। यहाँ से ज्यादा प्रश्न आपके फंसे एग्जाम में, इसका भी आशा ही कर सकती हूँ मैं, ठीक है। प्रार्थना कर सकती हूँ ईश्वर से कि जो पढ़ाया जा रहा है प्रश्न वहीं से आए आपके, ठीक है, और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी, आपको खुद के लिए वफादार होना पड़ेगा। कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी समय की वो रहे, कमी रहे, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि परीक्षा पास आ रही है। आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी क्लास। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो वो आप हम लोगों को बता सकते हैं। तब डिकोड एग्जाम क्या करेगा, वो आपका उस टॉपिक को मतलब आसान बनाने का प्रयास करेगा, या किसी लेक्चर के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा क्लास। और खूब पढ़िए, ठीक है। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के पहले खूब पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आराम करिएगा थोड़े दिन, फिर मेंस दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप खूब पढ़िए, ठीक है, और खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद क्लास।